हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी के साथ हम बेसिकली यूपीपीएससी पेपर 5 पेपर 6 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के आपसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, मंडल, इन सब की लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रिक्ट्स को दिमाग में रखें, मंडल को दिमाग में रखें, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में रहेंगी तो हमारे आंसर्स जो हैं वो उतना ही बेहतर और अच्छे तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में चर्चा करते हुए आज हम उस मंडल की आपसे चर्चा करेंगे जो आखिर अपने स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो स्वाद केवल उसके क्विजीन्स में ही नहीं दिखता है, बल्कि वो स्वाद उसके कल्चर में भी देखने के लिए मिलता है। गंगा जमुना तहजीब का ये एक बहुत अद्भुत मिलन स्थल है जिसको हमने विभिन्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में लगातार देखा है। जी हां, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल कहां पर है, उत्तर प्रदेश के किस एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है, सारी चीजों की हम लोग जानकारी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगरा मंडल की तरफ और देखते हैं आगरा मंडल को। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखें और उत्तर प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग कहां पर किसकी लोकेशन है उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो आपसे हम लोगों ने फिलहाल लखनऊ मंडल की भी बात की थी, आपसे मैंने सिद्धार्थनगर की भी बात की थी, आपसे मैं प्रयागराज मंडल की भी बात कर चुका हूं और आपसे मैं अलीगढ़ मंडल की भी बात कर चुका हूं, जो अलीगढ़ मंडल आगरा मंडल को ही काट करके नवीनतम रूप में डेवलप किया गया है। अलीगढ़ में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप सब जानते हैं खुद एक अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। जब इन चारों को आप मिलाते हैं तब जाकर के आपका बनता है अलीगढ़ मंडल। उसी प्रकार आज हम आगरा को देखेंगे। तो आगरा की अगर आपसे बात की जाए तो खुद आगरा आपको देखने के लिए मिलेगा। हम मंडल की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको फिरोजाबाद देखने के लिए मिलेगा। ये फिरोजाबाद, इधर आपको मैनपुरी देखने के लिए मिलेगा और इधर आपको मथुरा देखने के लिए मिलेगा। तो शाइन कर रहा हो तो जरा देख लीजिए, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा आगरा मंडल हो जाता है। यहीं पर अगर आप देख रहे हो तो फिलहाल ये अपनी बाउंड्री को इटावा से भी शेयर करता है। आप सब जानते हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में है। अगर मैं बात करूं आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस क्षेत्र को पूरी तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाउंड्री को देखें तो ये राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इस हिसाब से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये वो शहरों में शामिल होंगे जहां पर एवरेज रेनफॉल जो है वो बहुत कम होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस चीज का अंदाजा लगना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो पानी है, आपको थोड़ा सॉल्टी देखने के लिए मिलता है आगरा का। तो किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पर आगरा? आपके राजस्थान से भी और साथ में मध्य प्रदेश से भी। तो मध्य प्रदेश से भी आप आसानी से कनेक्टिविटी रख सकते हैं वाया ग्वालियर से होते हुए, और यहाँ से राजस्थान से भी आपको आगरा की कनेक्टिविटी देखने के लिए प्रॉपरली मिलती है। तो ये हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये इसकी कोई तहसीलों के नाम लिखे हुए हैं। तो तहसील हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है और साथ में मध्य प्रदेश इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। मंडल की बात करें तो मंडलों में अभी तक लखनऊ मंडल की आपसे चर्चा की गई कि लखनऊ भी है, रायबरेली भी है, उन्नाव भी है, हरदोई भी है, सीतापुर भी है और लखीमपुर खीरी भी है। मतलब मध्यांचल को पूरी तरीके से तराई बेल्ट से कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार सिद्धार्थनगर भी है, बस्ती भी है और संत कबीर नगर पूरा बस्ती मंडल में देखने के लिए मिलता है। इलाहाबाद की बात करें तो खुद इलाहाबाद, कौशाम्बी, यहाँ फतेहपुर और इधर प्रतापगढ़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार अलीगढ़ का बात की गई थी और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आगरा की। तो आगरा में खुद आगरा, मथुरा,
मैनपुरी और फिरोजाबाद आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसका मंडल का मैप है, जरा दिमाग में रखिए। अगर वही हम आगरा की बात करें तो आगरा में स्पेशली दो नदियां सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखने के लिए मिलती हैं, एक तो यमुना और दूसरी आपकी चंबल। तो यमुना और दूसरी चंबल। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात की जाए तो आगरा उत्तर प्रदेश में बेसिकली यमुना नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट तेज कर लें। हाँ, तो यमुना नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलता है। आगरा की प्राचीनता महाभारत में भी वर्णित की गई है। आगरा अग्रबन के नाम से जाना जाता था, जिसे स्वर्ग के नाम से जाना गया है। बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं। अगर आप मालूम है, अगर एक प्रकार का खुशबूदार आपको सॉल्ट पान देखने के लिए मिलता है, एक नाम दिया गया क्योंकि यहाँ की मिट्टी खारी है और यहाँ कभी भी वाष्पीकरण के द्वारा नमक अमक बनाया जा सकता है। संस्कृत शब्द है कई उपवनों का शहर। अगर यहां पर देखें तो बेसिकली ताजमहल के लिए तो जाना जाता है, लेकिन हम आगरा की बात करें तो आगरा का वर्णन महाभारत में भी हमें देखने के लिए मिलता है, जहां इसको बेसिकली अग्रबन के नाम से बोला गया, अर्थात पैराडाइज मतलब स्वर्ग के रूप में। वहीं हम 2nd सेंचुरी एडी के टॉलमी जोग्राफर की बात करें, टॉलमी एक जोग्राफर था, उसकी अगर बात करें तो उसने भी बेसिकली आगरा की महानता का वर्णन किया है और वर्ल्ड मैप को ऐसा आगरा के रूप में लिखा है। ट्रेडिशन और लेजेंड के हिसाब से माना जाता है कि यहां पर राजा बादल सिंह जो है वो बेसिकली राज करते थे और उन्हीं का ही यहां पर फोर्ट हुआ करता था, जिसे बादलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता था, जहां पर आज आपको आगरा फोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो कभी इसे बादलगढ़ फोर्ट भी हम कहते थे। उसी प्रकार जब हम मुगल्स के टाइम पीरियड में आते हैं तब आपको वास्तव में क्या कहते हैं, आगरा का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, मॉन्यूमेंटल सिग्निफिकेंस है, वो पूरी तरीके से देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि मुगलों का जो मेन रूलिंग सेंटर रहा वो बेसिकली आगरा से ही आपको देखने के लिए मिलता है, जब तक औरंगजेब के द्वारा दिल्ली पर प्रॉपर शिफ्ट नहीं किया गया, तब तक आगरा को ही एज अ मेन डेस्टिनेशन के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। ये बात अलग है कि शाहजहां ने आगरा में भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए और उसके बाद फिर उसने दिल्ली को भी मेन अपने सेंटर हब के रूप में डेवलप किया था। तो यहां पर देखेंगे और इसकी अभी हम आपके साथ अलग अलग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, चाहे ताजमहल हो, चाहे एतमादुद्दौला का मकबरा हो, या जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि महाभारत में बेसिकली इसका हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार भूगोलवेत्ता टॉलमी ने भी इसकी कथा के बारे में हमको बताया है। ये बेसिकली बादलगढ़ किला हुआ करता था, जिसे आज आप आगरा किले के रूप में देखते हो। बहुत सारी वास्तुकलात्मक अद्भुत कृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आखिर आगरा की स्थापना कैसे हुई थी? तो 1504 में लोदीस के टाइम पीरियड का एक राजा जिसका नाम सिकंदर लोदी था, उसने बेसिकली आगरा को फाउंड किया था और 1506 में आपको उसकी कैपिटल के रूप में ये एरिया डेवलप हुआ। फिर आगे जाकर के लोदीस के बाद जब मुगल्स आए तो मुगलों का भी ये प्राइम सेंटर के रूप में देखने के लिए मिलता है। पानीपत की प्रथम वॉर होती है बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की, तो ये आगरा के क्षेत्र को पूरी तरीके से एक्वायर कर लेता है। फिर उसी के बाद आपको मालूम है खानवा का युद्ध हुआ था, तो वाया आगरा से ही आप जाएंगे, तभी आप खानवा के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर वहीं पर राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हुई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं महाभारत के समय से ही प्राचीन शहर था। दिल्ली सल्तनत के समय 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इस आगरे की स्थापना की गई थी। मुगलों के समय इसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था और 1658 में यह मुगल साम्राज्य के एज अ प्राइम सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, जब तक औरंगजेब ने दिल्ली को एज अ कैपिटल के रूप में कंसीडर नहीं किया। पहले मुगल काल में इसी को अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने बेसिकली अपने दादा अकबर के सम्मान में ही इसका नाम गढ़ा था, तो इसे पहले अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। बाद में बेसिकली इसका नाम आगरा हमको देखने के लिए मिलता है। जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो बहुत सारी पावर्स का यहाँ पर कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, जिसमें मराठे भी रहे, ग्वालियर के शासक भी रहे, जाट भी रहे और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यह प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। मुगल साम्राज्य के बाद मराठों के प्रभाव में आए और 1803 में ब्रिटिश राज्य के हाथों में जाने से पहले इसे आगरा ही कहा जाता था। 1803 क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि
जो मराठों के साथ 1802 में पूना की ट्रीटी हुई, बसीन की ट्रीटी हुई, और पूना का साम्राज्य जो था वो सब्सिडरी अलायंस में बंध चुका था। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चलता है, और उस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में भी सिंधिया को डिफीट किया जाता है, और उसके साथ एक सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी की जाती है जिसका नाम था सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी। तो फिर ये वाला क्षेत्र भी इनके हाथों में आ जाता है। 35 में जब अंग्रेजों ने 35 में इन्होंने आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की, तो यह शहर सरकार की प्रॉपर सीट बन गया। 37 से 38 में आगरा में एक भयंकर अकाल पड़ता है। 57 में भी हमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर 44th रेजिमेंट और 67th रेजिमेंट ने बेसिकली विद्रोह किया था। ये एक अलग बात है कि जब सितंबर में कंट्रोल कर लिया गया था दिल्ली को, तो उसके बाद तक आगरा को भी फिर कंट्रोल कर लिया गया था, सितंबर अक्टूबर तक। तो यहां पर भी इसको कंट्रोल कर लिया गया था। आगरा की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली आज भी दीन इलाही और सुलह कुल के उत्सव के रूप में यहां पर एक उत्सव को मनाया भी जाता है, जो अकबर के शासनकाल में हमको देखने के लिए मिलता है। इस दीन इलाही के द्वारा अकबर जो है एक प्रकार की आर्टिकल 44 को लागू करने का प्रयास कर रहा था, एक सामान्य नागरिकता को लागू करने का वो प्रयास कर रहा था। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो राधा स्वामी मत की भी आपको यहीं पर स्थापना होती हुई दिखाई देगी। तो राधा स्वामी मत का भी यही जन्म स्थान है, जिसके दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा अनुयायी हैं। भारत में भी बहुत सारे अनुयायी हैं जिनकी श्रद्धा राधा स्वामी मत के ऊपर है। आगरा में एक जैन धर्म का एक एरिया है जिसका नाम है शौरीपुर, और हिंदू धर्म का रुनकता के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध हमको देखने के लिए मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगरा की पवित्र धरती से हमको देखने के लिए मिलती हैं। जब मैं इसके चीजों को सर्च कर रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट में मुझे एक ये मैप देखने के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जिसको हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। 6 तहसील, 15 ब्लॉक, 690 ग्राम पंचायत, 47 पुलिस स्टेशन, ये हमारे पेपर के उपयोग से कहीं पर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रखेगा जरा उसको यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो आगरा में किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है उसकी यहां पर कुछ हमें ग्लिम्पसेस देखने के लिए मिलती हैं। उसी प्रकार यहां पर ई रक्त कोष बेसिकली बनाया गया है। ई रक्त कोष जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस चल रहा है तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उनके कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, उनके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसमें हेल्थ रिगार्डिंग ई रक्त कोष को डेवलप किया गया है। और ई रक्त कोष के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है डोनर बन सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है, और एक ब्लड डोनेशन वाला इंसान 3 लोगों की जिंदगी को सेव करता है। तो यहां पर एक बहुत अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी है यहां पर कि ई रक्त कोष को बेसिकली बनाया गया है। तो कोई भी डोनर यहां पर अपने रक्त को डोनेट कर सकता है, बदले में उसे सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ठीक है। उसी प्रकार ओडीओपी यहां पर लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताएंगे कि ओडीओपी के तहत आगरा के किस प्रोडक्ट को बेसिकली ओडीओपी में शामिल किया गया है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। उसी प्रकार यहां ई ऑफिस ट्रेनिंग मटेरियल लिखा हुआ है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ई ऑफिसेस को प्रमोट कर रही है। ई ऑफिसेस का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस प्लस इफेक्टिव गवर्नेंस। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन सेंट्रिक मॉडल को बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी और कीवर्ड्स हैं जिसको देखना चाहिए। उसी में ही साइबर सिक्योरिटी को अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी यहां पर हमें वेबसाइट दी गई, जैसे साइबर स्वच्छता केंद्र। तो साइबर स्वच्छता केंद्र को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बॉटनेट्स जो आपके मोबाइल में आ जाते हैं उसको लेकर के जागरूकता भी दी जाती है। तो इस प्रकार से कहीं साइबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी यहां पर आपका अवेयरनेस किया जाता है। उसी प्रकार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर अगर हम नॉर्मल पुलिस के पास जाकर इसकी कोई भी संदर्भ देते हैं तो वो इतना समझने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हमको बेसिकली साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट अधिकारी होते हैं वही इस चीज को समझते भी हैं। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस,
तो अवेयरनेस आ गई है तो डेफिनेटली है कि वो अवेयरनेस यहां पर फैलाएंगे। इसके अलावा ट्विटर हैंडल ऑपरेटेड बाय एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये जो है पिक्चर मैंने यहीं से लगाई हुई है। यदि आप अपने किसी भी सज्जनों को फोन करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक मैसेज सुनने के लिए मिलता है कि अगर कोई अनजान फोन कॉल आपके पास आते हैं या कोई आपको फोन करता है कि आपके रिश्तेदार या आपके कोई मददगार, कोई आपके संबंधी किसी प्रॉब्लम में हैं, पुलिस में फंस चुके हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको साइबर रिलेटेड थ्रेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी अगर आपके पास फोन आता है तो आप 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये साइबर सेल यहां पर है और आप इसमें रिपोर्ट करके उस संबंधित नंबर की जानकारी दे सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कंप्लेंट ऑन साइबर क्राइम से संबंधित है, जिसको साइबर दोस्त I4C बोला जाता है। साइबर दोस्त I4C बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा आपको हिंदुज्म देखने के लिए मिलता है। 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं। उसके नंबर सेकंड पर फिर आपको इस्लाम देखने के लिए मिलता है। जैन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, सिख, क्रिश्चियन सभी देखने के लिए मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाषा के रूप में देखें तो हिंदी बोली जाती है। ब्रज भाषा का ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। उर्दू फिर यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद फिर अदर डायलेक्ट्स को भी यहाँ पर बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो आगरा मुख्यालय है, यहां पर आप देख सकते हैं। लोकसभा की सीटें हमको 2 देखने के लिए मिलती हैं, थोड़ा सा डार्क कर ले, सॉरी। विधानसभा की सीटें हैं, तो ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के दृष्टिकोण से, लेकिन ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई है कम से कम वो चीज देख लेनी चाहिए। आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर का, मुगल्स का जितना भी डेवलपमेंट है वो आगरा में हुआ है या फिर फतेहपुर सीकरी में आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम उसको देखेंगे। फिलहाल इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर के हिसाब से ठीक है, बहुत सारी मेजर क्रॉप्स आपको यहाँ पर उगती हुई दिखाई देंगी, चाहे राबी हो चाहे खरीफ की क्रॉप हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बेसिकली इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जो प्रमोशन मिला है वो मुद्रा स्कीम से देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी युवा उद्यमी जो विकास योजना है वो भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट योजना के रूप में हमको दिखाई दे रही है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बेसिकली ये जाना जाता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि इसको हम मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, जो सस्टेनेबल भी हो, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल हो, ठीक है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादातर प्रमोट करें, क्योंकि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। कॉमर्स और ट्रेड, लगभग 7200 से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमको देखने के लिए यहां पर मिलती हैं। अपने लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, जरी जरदोजी, मार्बल, स्टोन कार्विंग के लिए बेसिकली ये बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा? आगरा। और पेठा अगर आप जाएं तो जैसे ही आप, चाहे आप बस से जाएं चाहे आप ट्रेन से जाएं, तो विश्वास कीजिए जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको एक नाम वहां देखने के लिए मिल जाएगा, पंछी पेठा। हर आदमी पंछी पेठा पंछी पेठा पंछी पेठा के नाम से बेच रहा है। लेकिन मेरी बात मानिएगा, रामबाग जाइएगा, वहां पर बेसिकली एक पंछी पेठा वाला है, वहां से खरीदिएगा तो वहां आपको पता भी चल जाएगा। बहुत बढ़िया दुकान है, जरूर जाइए और लुत्फ लीजिए। बाकी इधर उधर सब ने नाम रखा है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक। और अगर कोई आप में से आगरा का हो तो वो भी जरूर मेंशन कर दे कि नहीं सर यहाँ पर भी क्या कहते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारी जब भी विजिट होगी वहां पर तो हम एटलीस्ट वहां पर जाएंगे जरूर और आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। तो उद्योगों में मैंने आपको बताया कि मुख्य उद्योग जो हैं 12 प्रमुख उद्योग, मध्यम स्तर के उद्योग हैं जो बिजली इन सब का है। लेकिन मेजर किस चीज के लिए है? अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आगरा हमको फेमस देखने के लिए मिलता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं तो वो मैंने अभी आपको यहां पर बता दी। यहां पर हम डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट के मैप को देखें तो इसकी कनेक्टिविटी को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ये राजस्थान से कनेक्टेड है। यहीं से आप वाया मेहंदीपुर बालाजी आसानी से जा सकते हैं। यहां से आप प्रॉपर मध्य प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी रख सकते हैं। आगरा को अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रॉपरली कनेक्ट होगा आकर के इटावा से, और इटावा से फिर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वाया इटावा और आगरा होकर के जा सकते हैं और फिर
आगरा से फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होकर के एनसीआर से सीधे कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरिया है और वेल मेंटेन्ड है और वेल कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नियरेस्ट एरिया पोर्ट खेरिया एयरपोर्ट, ठीक है। यहां पर कौन कौन सी हमें इंपॉर्टेंट साइट्स देखने के लिए मिलती हैं, तो एक कीठम झील हमको देखने के लिए मिलती है, बहुत फेमस झील है, दैट इज कीठम झील। पंचकोणीय आकार की है, बेसिकली पेंटागोनल शेप की ये हमको देखने के लिए मिलती है और आर्टिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिफिशियली इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे पक्षी आते हैं और ब्रीडिंग स्थल के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, तो पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कीठम झील। प्रमुख पर्यटन स्थल में अगर हम देखें तो हमको ताजमहल देखने के लिए मिलता है और इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, और जो इसको असिस्ट किया गया था उस्ताद इसाक खान के द्वारा भी इसको असिस्ट किया गया था। तो 1631 से 1648 के बीच में इसको डेवलप किया गया। बाकी अगर हम देखें तो आगरा फोर्ट की हम अभी बाप से बात करते हैं, आगरा फोर्ट को हम देखेंगे स्पेशली, तो आगरा फोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमारतें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जहांगीरी महल। तो यहां जहांगीरी महल आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज द लार्जेस्ट रेजिडेंट इन द कॉम्प्लेक्स। आगरा के अंदर जब आगरा महल किले के अंदर जब जाते हैं तो हमें जहांगीरी फोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार ये मुसम्मन बुर्ज भी हमको देखने के लिए मिलता है, ये भी आगरा फोर्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। शाहजहां ने अपना अंतिम समय जो है वो बेसिकली यहीं पर बिताया था और यहां से जो ताजमहल है उसको बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। तो यहीं पर बेसिकली उसने अपना समय बिताया था। इसके अलावा ये आप जो व्हाइट कलर की मस्जिद देख रहे हैं इसको कहते हैं मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था ये शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां का आपको निर्माण जो है यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे नगीना मस्जिद है, शीश मिरर पैलेस है, उसी प्रकार ये मोती मस्जिद भी आपको देखने के लिए मिलती है जिसने शाहजहां ने बेसिकली इसको बिल्ड करवाया था। इसी प्रकार यहां अमर सिंह गेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अमर सिंह गेट, आपको मालूम है कि अमर सिंह जो है वो बेसिकली सुपुत्र थे किसके, राणा प्रताप जी के। तो फिर अमर सिंह के साथ ही बाकायदा जहांगीर और अमर सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था 1615 में। तो फिर उसी के सम्मान में फिर अमर सिंह गेट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को अगर आप देखें तो व्हाइट कलर पूरी बिल्डिंग है, सभी को मालूम है। इसका मेन चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और असिस्ट जो किया गया था वो इसाक खान के द्वारा बेसिकली किया गया था। तो ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, शाहजहां ने बनाया है, आपको मालूम है। आखिर किन किन डायनेस्टीज ने बेसिकली यहां पर रूल किया है, तो दिमाग में रखिए, लोदीज ने भी किया, मुगलों ने भी के भी अंतर्गत ये रहा, सूरी डायनेस्टी मतलब शेरशाह सूरी डायनेस्टी के अंतर्गत भी रहा, मुगलों के अंतर्गत भी रहा, भरतपुर बोले तो जाट स्टेट के अंतर्गत भी रहा, मुगल एम्पायर, ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी के अंतर्गत भी हमको आगरा देखने के लिए मिलता है। और फाइनली फिर ये चला गया 1803 में किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ब्रिटिश के हाथ में फिर ये चला गया 1947 तक। इसको लाल किला भी कहते हैं, आगरा का लाल किला इसको बोला जाता है। आप सब जानते हैं कि जो अकबर का टाइम पीरियड था वो बेसिकली रेड स्टोन का गोल्डन पीरियड कहलाता है। तो इसीलिए इसको हम लाल किला के नाम से भी जानते हैं आगरा के, क्योंकि इसमें जो चीफ मटेरियल यूज किया गया है वो बेसिकली लाल पत्थर को ही यूज किया गया है। तो राजधानी बनाया 1558 में वो आगरा आए थे। अबुल फजल ने दर्ज किया कि ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। मैंने आपको अभी बताया भी था कि इसे बादलगढ़ फोर्ट यहाँ पर हुआ करता था और उसी के बाद उसी को कंस्ट्रक्ट प्रॉपर करवाया गया और फिर इसका नाम डेवलप किया गया ऐसा आगरा फोर्ट के रूप में। लेकिन 1571 में जब अकबर ने गुजरात की विजय की थी उसके उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा एक बहुत बड़ा दरवाजा है और इसके भी आर्किटेक्चर में अगर आप देखें तो इसमें व्हाइट मार्बल को भी यूज किया गया है और रेड सैंडस्टोन को भी बेसिकली यूज किया गया है। तो फतेहपुर सिटी कॉम्प्लेक्स में आपको ये सबसे बड़ा दरवाजा देखने के लिए मिलता है और इसके भीतर भी बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती जो चिश्ती संत हुआ करते थे उनके सम्मान में बेसिकली अकबर ने फतेहपुर सीकरी को प्रॉपरली डेवलप किया था।
तो यहां पर आपको जोधाबाई का महल भी देखने के लिए मिल जाएगा, बीरबल का महल देखने के लिए मिल जाएगा, सलीम चिश्ती जी की मकबरा भी देखने के लिए मिल जाएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अपने जाली वर्क के लिए, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। ये आपको अकबर का ही सिकंदरा में टॉम्ब देखने के लिए मिलता है, बट एक्चुअल में यहां पर टॉम्ब है नहीं, तो ये सिकंदरा मकबरा है अकबर का, लेकिन इसमें टॉम्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसी 4 मीनारें आपको देखने के लिए मिलती हैं सिकंदरा के मकबरे में, जिसको पूर्ण करवाया था जहांगीर के द्वारा। उसी प्रकार शिव दयाल सिंह जो परम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आगरा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है दयाल बाग मंदिर। 116 साल पुराने इस मंदिर का दूसरा नाम स्वामी बाग मंदिर हमको देखने के लिए मिलता है, जो राधा स्वामी सेक्ट से संबंधित है। शिव दयाल सिंह जो राधा स्वामी सेक्ट के संस्थापक रहे, जिन्हें परम पुरुष पुराण धानी हुजूर स्वामी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। बाय हिज डिसिपल्स एंड डिवोटीज वाज एन इंडियन स्पिरिचुअल गुरु एंड फाउंडर ऑफ राधा स्वामी। तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि राधा स्वामी मत की स्थापना आगरा में ही आपको देखने के लिए मिलती है। किसने स्थापना की है? तो शिव दयाल सिंह साहब जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो परम पुरुष पुराण धानी हुजूर स्वामी जी महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्हीं को बेसिकली राधा स्वामी सेक्ट को ही बेसिकली डेडिकेटेड है ये टेम्पल दयाल बाग मंदिर के नाम से, जो लगभग 116 साल पुराना है। इसे स्वामी बाग मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार आप यहां पर बटेश्वर टेम्पल भी देखने के लिए मिलेंगे। बटेश्वर एक मेला भी आपको देखने के लिए यहां पर मिलता है, जो पशुओं के लिए बहुत फेमस है। बटेश्वर हिंदुओं और जैनियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक सांस्कृतिक सेंटर है। बटेश्वर नाथ मंदिर का उल्लेख हमें रामायण, महाभारत, मत्स्य पुराण इन सब में देखने के लिए मिलता है। कहते हैं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी का भी जन्म जो है यहीं पर ही हुआ था। हर साल अक्टूबर महीने में यहां पर एक पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मेला, जिसे हम बटेश्वर मेला के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार एतमादुद्दौला का मकबरा है, जिसका निर्माण नूर जहां ने बेसिकली करवाया था अपने पिता की स्मृति में। इस एतमादुद्दौला के मकबरे की स्पेशलिटी है, यह मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतया संगमरमर से निर्मित की गई थी, और जिसमें पित्रा-दूरा का वर्क किया गया था। पित्रा-दूरा और कुछ नहीं होता है, जब आप ताजमहल भी जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि मार्बल में बहुत सारे आपको लाल, पीले, हरे, नीले इस प्रकार के कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। आप ये सोचते हैं कि उसको शायद कलर किया गया है, जी नहीं, वो कलर नहीं किया गया है, वो बेसिकली रंगीन पत्थर हैं जिनको उसी हिसाब से वहां पर बिल्कुल पेस्ट किया गया है। यही प्रक्रिया कहलाती है पित्रा-दूरा की। तो रंगीन पत्थरों को उसमें पेस्ट करने की कला पित्रा-दूरा ही कहलाती है। तो सबसे पहले उसका जो इस्तेमाल किया गया है वो एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। ये पहली मुगल काल की संगमरमर से निर्मित इमारत है। उसी प्रकार आपको यहां पर चीनी का रोजा भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, चीनी का रोजा भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे तो इसका आर्किटेक्चर आपको राजपूत शैली से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। ये लटकते हुए छज्जे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली राजपूत शैली में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर देखें तो पंच फ्लोर का आपको दिखाई पड़ता है, जो बुद्धिस्ट स्टाइल से भी प्रभावित होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा पंचमहल हमको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार का फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो मिर्जा गालिब जो हैं, उनका बेसिकली जन्म जो है वो आगरा में ही हमें देखने के लिए मिलता है। और मिर्जा गालिब वो इंसान हैं जिन्होंने 1857 के उस क्रांति को भी अपनी आंखों से देखा था। तो यहां पे आप मिर्जा गालिब के बारे में देख सकते हैं। उसी प्रकार पंडित मोतीलाल नेहरू जी को देखेंगे तो उनका जन्म स्थान भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलेगा। फेमस पर्सनालिटी के रूप में हमारे राज बब्बर जी, इनका भी जन्म यहीं पे है। क्रिकेटर के रूप में आप इनको भी पहचान रहे होंगे, तो इनका भी जन्म आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। और क्रिकेटर की बात करें तो ध्रुव जुरैल, वो भी बेसिकली आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तानी एक प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिनका नाम है ममनून हुसैन, ये भी आगरा से ही संबंधित रहे हैं। उसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट, अगर हम साहित्य रिलेटेड बात करें तो नजीर अकबराबादी का भी एक घनिष्ठ संबंध जो है वो आपके आगरा से देखने के लिए मिलता है। अकबराबादी
18वीं सदी के कवि थे जिन्हें नज्म के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नज्म के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तखल्लुस नजीर उपनाम से उर्दू की गजलें लिखी, नज्में लिखी, जिनमें बंजारा नामा जैसी उनकी कविताओं के लिए सबसे ज्यादा उन्हें याद किया जाता है। तो नजीर अकबराबादी भी आपको आगरा से ही संबंधित दिखाई देते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ हमारा नॉलेज थी आगरा के बारे में। आशा करते हैं आपको ये सीरीज आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से अच्छी लगेगी। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी सीरीज को बनाते रहेंगे। तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे सबसे बड़े गोल्डन एम्बेसडर हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।